अब हमारे रीवा में आविष्कार और इतिशा स्पोर्ट्स की तरफ से लगने वाला है समर कैंप। जी हाँ, जो कि 25 अप्रैल से 15 जून तक चलेगा। नमस्कार, सिटी चैनल रीवा 24 में आपका स्वागत है। आज के दिन भर के समाचारों के साथ मैं प्रमोद। पहले आज के मुख्य समाचार। आकाशवाणी से क्षेत्रीय बोली के कार्यक्रमों को बंद करने के विरोध में कविता पांडे मिली सांसद जनार्दन मिश्र से। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम, सांसद जनार्दन मिश्र और गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह का दुर्गानगर में किया गया सम्मान। देवतलाव के शिव मंदिर में अब जीन्स और बेल्ट पहनकर नहीं जा सकेंगे भक्तगण। और कांग्रेस कमीशन 2023 के तहत अभियान शुरू, पार्टी ने की कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। अब समाचार विस्तार से। आकाशवाणी से क्षेत्रीय बोली के कार्यक्रमों को बंद करने के निर्णय के विरोध में कविता पांडे मिली सांसद जनार्दन मिश्र से। सांसद ने दिया पुनः कार्यक्रम शुरू करने का आश्वासन। एक दिन पूर्व रीवा के साहित्यकार और कलाकार आकाशवाणी के बघेली कार्यक्रमों के बंद होने को लेकर सांसद से मिले और ज्ञापन सौंपा। उसी कड़ी में आज कांग्रेस नेत्री कविता पांडे सांसद जनार्दन मिश्र से मिली और कलाकारों की बात उन तक पहुंचाई। उन्होंने कहा कि सांसद जनार्दन मिश्र मेरे बड़े भाई जैसे हैं और वह मेरी बात जरूर मानेंगे। उन्होंने कहा कि सांसद जनार्दन मिश्र हमेशा से बघेली बोलते आए हैं और बघेली का सम्मान करते हैं। और क्या कहा कविता पांडे ने, आप सुनिए। नाम के कार्यक्रम प्रसारित हुआ करते थे बघेली में, जो हमारी बोली भाखा है। और रीवा ही नहीं, संपूर्ण विंध्य प्रदेश के लगभग 1.5 करोड़ लोग बघेली बोलते हैं। अपना पंचे हम पंचे सब जन बघेली बलवा करी थे अपने अपने घर में। 1 मई से भारत सरकार, केंद्र सरकार द्वारा एक तानाशाही भरा निर्णय लिया गया और हमारे रीवा रेडियो स्टेशन से बघेली बोली के कार्यक्रम बंद कर दिए गए। रीवा ही नहीं, संपूर्ण प्रदेश से बघेली, बुंदेली, मालवी और निमाड़ी में जो बोली के लोकल कार्यक्रम होते हैं उसको बंद कर दिया गया। और रीवा की बघेली को 8 दिन में शनिवार को 1 दिन का कार्यक्रम का समय दिया गया है। सांसद जी जब संसद का चुनाव जीत कर लोकसभा पहुंचे थे, उन्होंने शपथ ग्रहण की थी, तब इन्होंने बघेली में बोलने की कोशिश की थी। ये अलग बात है कि वहाँ के लोगों ने इनको करने नहीं दिया था। और इनके कई बार ये बघेली में भाषण देते हैं, मैं भी देती हूँ, तो मुझे लगता है कि इनकी बघेली के प्रति प्रेम रहा है और ये चाहते हैं कि हमारी बोली भाषा को उचित स्थान मिले। मेरे मित्रों, आप सब जानते हैं कि भोजपुरी, जौनपुरी, राजस्थानी जो अन्य भाषा हैं उनको बहुत स्थान मिला है। उनमें पिक्चर बनती है, उनमें गाने बनते हैं, उनको बोला जाता है। और बहुत सारी बोलियों को भाषा का दर्जा केंद्र सरकार द्वारा दिया गया है। तो आज मैंने सांसद जी से मांग की है कि बघेली बोली को भाषा का दर्जा दिया जाए और साथ ही जो रीवा रेडियो स्टेशन से बघेली में कार्यक्रम होते रहे हैं उन कार्यक्रमों को पुनः यथावत प्रसारित किया जाए। मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है कि ये जो 1 मई मजदूर दिवस के दिन से यहाँ से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम समाप्त हो गए हैं। मैं विगत दिनों से बुंदेलखंड दौरे पर थी, मैं कल रात को वापस आई हूँ और मैंने सांसद जी से टाइम लिया और उनके घर में पहुँच गई हूँ और अड़ी रहूँगी तब तक जब तक कि हमारी बघेली बोली का कार्यक्रम पुनः चालू नहीं होता। आज तो हमने सांसद जी से विनम्रता पूर्वक निवेदन किया है, लेकिन ये बहन खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, मुन्ने लेहर बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी। तो हम हक अपना लेना जानते हैं। हम रीवावासी हैं, हम विंध्यवासी हैं और जहाँ जहाँ भाजपा के सांसद और विधायक जाएंगे हम दम से बघेली के लिए लड़ाई लड़ेंगे, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। और सांसद जी से मैं ये अनुरोध करती हूँ, मेरे इनके रिश्ते बड़े पुराने, मेरे मित्रों, जब मैं वकालत कला करती थी, ये बड़े भाई हैं और इनकी और मेरी टेबल वकालत के समय अगल बगल हुआ करती थी। तो बड़ी उम्र के हैं, बड़े हैं, मैं इनकी बहुत अदब और इज्जत करती हूँ। लेकिन ये छोटी बहन भैया विनम्रता से आज मांग करने आई है, लेकिन बघेली हम लेकर रहेंगे। 8 दिन हो गया, आज 8वां दिन है। बघेली बोली के कार्यक्रम समाप्त हो गए और रीवा का विंध्य प्रदेश का 1.5 करोड़ जनता, बघेली बोलने वाले लोग बहुत दुखी हैं, आहत है और कष्ट महसूस कर रहे हैं कि आखिर ये सरकार कैसी है। हाँ, इस संबंध में सांसद जनार्दन मिश्र ने हमसे बात की। उन्होंने कहा कि हम बघेली बोली के कार्यक्रमों को शुरू करवाने का प्रयास करेंगे। हम अपनी बात उचित तरीके से केंद्रीय मंत्री के पास और संसद में पहुंचाएंगे। उन्होंने साथ ही आश्वासन दिया कि जल्द ही कार्यक्रम शुरू होंगे, ऐसे मेरी आशा है।
हाँ, कल कुछ बघेली साहित्यकार लोग आए रहे हैं और जानकारी दी नहीं कि कुछ कार्यक्रम बंद हो रहे हैं। आज ही कल से आई नहीं है और कल हम पत्र लिखे सूचना प्रसारण मंत्री जी का और जाए कि दिल्ली हम बातों करब और प्रयास करब कि यह कार्यक्रम चालू रहना चाहिए। हाँ, नहीं प्रयास करेंगे, वो चालू होगा। भोपाल शिफ्टिंग की जा रही है, इसका क्या कारण मानते हैं? ये उसका पूरा दिखवाते हैं, मंत्रालय में जाके बैठ के बात करते हैं। भी आज कल तो मालूम हुआ है और अधिकारियों से, मंत्री से बात करेंगे, उसका निष्कर्ष निकलेगा और उसमें मैं समझता हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से पूर्व कोयले का विकल्प है सौर ऊर्जा, कहा उपजीत सिंह अरोड़ा, जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी ने। देश में इन दिनों कोयले का अकाल पड़ता जा रहा है। ऐसे में सौर ऊर्जा कभी न खत्म होने वाला एक बेहतर विकल्प के रूप में उभरा है। मध्य प्रदेश में अब तो कई सोलर पावर प्लांट लगने की नींव पड़ रही है, लेकिन रीवा के गुड़ स्थित बदवार पहाड़ में 4,500 करोड़ की कीमत से बने 750 मेगावाट क्षमता वाला सोलर प्लांट, जो इन दिनों एशिया का इकलौता था, आज वरदान साबित हो रहा है। आने वाले समय में हम लोग बहुत ज़्यादा सौर ऊर्जा पे डिपेंडेंट होने वाले हैं और इसलिए शासन ने भी अब आज ही कैबिनेट का मेरे पास वो आया है डिटेल कि कैबिनेट ने 1250 मेगावाट के लिए स्वीकृति दी है कि वो 1250 मेगावाट सोलर से जनरेट करेंगे। आपको इसकी जानकारी ऑलरेडी है कि हमारे यहाँ एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगा हुआ है 750 मेगावाट का। ये जब लगा था उस समय 750 मेगावाट एक जगह पे लगने वाला एशिया का सबसे बड़ा प्लांट था। इससे जो जनरेट हो रही है ऊर्जा, उसको हम लोग दिल्ली तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली में सोलर मेट्रो जो योजना है उसमें भी इसका उपयोग हो रहा है। बाकी जो खपत है वो हमारे डिपार्टमेंट को मिल रही है। डिपार्टमेंट मतलब विद्युत विभाग को मिल रही है। तो आने वाले समय में हम लोग प्लान ये कर रहे हैं कि लगभग प्रत्येक घर पे, प्रत्येक छत के ऊपर ये सिस्टम पहुंचे। हालांकि उसमें कार्रवाई शुरू हो चुकी है, लेकिन समय लगेगा। छोटे संयंत्रों में भी समय लगेगा। बड़े संयंत्रों में हम लोग हर जितनी शासकीय बिल्डिंग्स हैं, देखिए वैसे आप इस तरह से कैलकुलेट नहीं कर सकते कि दर, मैं आपको थोड़ा सा इसमें बताना चाहूँगा कि इसमें दरों का नहीं रहता है। एक नेट मीटर लगता है, जैसे घरों में संयंत्र लगा, घरों में आप जब संयंत्र लगाते हैं तो उसकी कनेक्शन बिजली के तारों में डाल देते हैं, तो जितनी भी वो ऊर्जा जनरेट होती है वो बिजली विभाग को जाती है और वही की वही बिजली आपके बिल में एडजस्ट होके आ जाती है। तो आप ऐसा मानिए कि जिस दर पे आप जनरेट कर रहे हैं दूसरी दर का आपको लाभ मिल जाता है। तो ये आप ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते कि आप सोलर जो जनरेट कर रहे हैं वो उसकी यूनिट ऐसे और उसकी यूनिट ऐसे अलग अलग नहीं कर सकते। आपको पूरा का पूरा लाभ मिल जाता है। सौर ऊर्जा क्या व्यवस्था दे सकता है इसका तो मैं सिर्फ एक अनुमान लगाइए कि सौर ऊर्जा की कोई कमी है ही नहीं। हमें जो कमी पड़ती है वो पड़ती है केवल और केवल ज़मीन की और छत की और थोड़ी बहुत लोगों में अवेयरनेस ना होने की। और एक और चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा कि इनिशियल कॉस्ट लोगों को इसकी थोड़ी ज़्यादा लगती है। ये चीज़ें यदि हम समझ पाएँ या लोग बाग इससे अवेयर हो जाएं कि इनिशियल कॉस्ट जो है वो रिकवर हो जाएगी उनकी 2 साल में, तो ये सिस्टम लगभग हर छत पे आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस की कमी है। बड़े संयंत्रों के लिए हमें ज़मीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और ज़मीन की ज़रूरत के लिए हम शासन से मांगते हैं कि हमें कोई एक बड़ा पैच हेक्टेयर्स में मिल जाए तो हम वहाँ पे प्लांट लगा दें। जैसे देव तालाब में भी शायद लगाने वाले हैं। देव तालाब में हमें करीबन 560 हेक्टेयर भूमि मिल गई है। हमारी ज़रूरत 1000 की है। कोशिश कलेक्टर साहब ये कर रहे हैं कि और जल्दी से जल्दी आसपास के जुड़े डिस्ट्रिक्ट में या जुड़ी जगह में वो मिल जाए। जैसे ही हमारे को 1000 हेक्टेयर मिल जाएगा हम 500 मेगावाट का प्लांट लगाने को सब लोग तैयार हैं, लेकिन ज़मीन थोड़ी सी हमें ये एक परेशानी वाला मामला रहता है। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम, सांसद जनार्दन मिश्र और गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह का दुर्गानगर में किया गया सम्मान। आयोजक डॉक्टर उमेश दीक्षित ने अतिथियों का स्वागत करते हुए गांव का नाम दुर्गानगर करने का तथा गांव को मुख्य मार्ग से जोड़े जाने हेतु सड़क निर्माण
कराए जाने की मांग रखी। उन्होंने अतिथियों को अभिनंदन पत्र, प्रतीक चिन्ह तथा शॉल एवं श्रीफल सौंपकर सम्मानित किया। विधानसभा अध्यक्ष सहित अतिथियों का कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर उपस्थित आचार्यों ने स्वास्थ्य वाचन कर अभिनंदन किया। अतिथियों ने दुर्गा मंदिर में मां दुर्गा की पूजा अर्चना की। दुर्गा मंदिर प्रांगण में आयोजित विशाल जनसमूह को मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस गांव के पूर्ववर्ती नाम को परिवर्तित कर दुर्गानगर किए जाने का कार्य प्राथमिकता से कराया जाएगा तथा इस गांव को गड्डी मुख्य मार्ग से जोड़े जाने के सभी प्रयास होंगे। श्री गौतम ने कहा, जनता के विश्वास को कायम रखना जन प्रतिनिधियों का दायित्व है। उन्होंने कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर उमेश दीक्षित की इस बात के लिए प्रशंसा की। उन्होंने अपनी जन्मभूमि की सेवा के लिए हर संभव प्रयास किए तथा सफल पत्रकार बनकर लोगों को अखबार का पाठक बनाकर रखने का कार्य किया। इस अवसर पर अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में सांसद श्री जनार्दन मिश्र ने कहा कि इस गांव ने स्वच्छता के क्षेत्र में उनके कार्य को पहचान दिलाई, जिसके कारण मैंने स्वच्छता के सामाजिक क्रांति में अपना फर्ज निभाया। उन्होंने कहा कि हर नागरिक को देश के सामाजिक व अन्य विकासशील कार्यों में अपनी सहभागिता निभानी होगी, तभी नैतिक संबल मिलेगा और हमारा देश आर्थिक व सामाजिक ऊंचाइयां छूकर विश्व में अपना परचम लहरा सकेगा, क्योंकि सामाजिक चेतना की वृद्धि से देश आगे बढ़ता है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गुड़ विधायक श्री नागेंद्र सिंह ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष श्री गौतम व सांसद श्री जनार्दन मिश्र आदर्श जनसेवक हैं। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के साथ अपने घनिष्ठ संबंधों की चर्चा की तथा कहा कि श्री गौतम अपने स्वर्गीय पूज्य पिताजी की सेवा भाव की परंपरा के निर्वहन के क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। श्री सिंह ने डॉक्टर उमेश दीक्षित के अपने गांव के सेवा भाव की प्रशंसा करते हुए उसे अनुकरणीय बताया। उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए अपना संकल्प दोहराया। और जिस तरह का एक सम्मान जो प्राप्त हुआ, उसके राजनीति की तरफ आगे बढ़ने का पहला कदम रखने का अवसर कहीं से मिला, इसी गुड़ की धरती से मिला, इसलिए धरती को प्रणाम करता। अभी जो सबसे बड़ा मैं मुझे शुरू करता हूं उमेश जी का, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूं, उसकी सराहना करता हूं। यहाँ जब जानते हैं कि आजकल दूरभाष का जमाना, वो टीवी का जमाना है और अखबारों का जमाना गया, इसके बाद भी आपकी तीर की क्रांति मचाए है, इसलिए धन्यवाद करना चाहता हूं। जब ये राजकुमार जी बैठे हैं, सब बैठे, मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूं कि आजकल अखबार समाचार के लिए नहीं पड़ेगा। अखबार पढ़ा जाता है इस बात के लिए कि उठाना कहाँ है, ग्रहीकरण कहाँ हो रहा है, बिजली की कटौती कहाँ हो रही है और वैवाहिक पैस कहाँ लगा हुआ है। ऐसी स्थितियों भी यदि आपके अखबार के माध्यम से लोगों को, क्योंकि आज सब पाठक नहीं मिलते, आपको ग्राहक मिलते, फिर भी आपके अखबार के आपने पाठक बना के रखा, इसलिए मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूं। क्योंकि एक व्यंग्य है बड़े कवि का, उसने कहा कि अखबारों का जो चलन आया, गवर्नमेंट के काम तो हो रहे हैं, तमाम पूरे देश में, या कोरोना अगर ना आवे तो देश की अर्थव्यवस्था 4 से ट्रिलियन डॉलर के आसपास आगे तक पहुंचे, एकदम जो लक्ष्य रहा 25 तक वो पहुंचे। अब थोड़ा आर्थिक साल अधिक लगी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कहा भी नहीं, 27-28 तक बड़ी 4,000 मिलियन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था काम हो रहे हैं वही। और दुनिया में आज भारत के लोहा सारी दुनिया मान रही है। भारत प्रधानमंत्री के लोकप्रियता लगातार 1.5 वर्ष से नंबर 1 पर है, पर प्रधानमंत्री जी के कहा कि विकास के साथ साथ ये देश का अगर आगे बढ़ावे का है तो देश के हर नागरिक का अपन सहभागिता बढ़ावे बनावे का पड़ी, बिना सबके लागे यह देश आर्थिक ऊंचाई का जितनी पा ले, लेकिन जब नैतिक ताकत होगा वो एक आदमी का व्यक्ति करेगा, कई तरह देश का नैतिक ऊंचाई, आर्थिक ऊंचाई, सामाजिक ऊंचाई मिली। ऐसे हमारा प्रबंधन से सबसे आग्रह है कि मुझे मानता हूं कि इसको राजनीति से नहीं समझा जा सकता।
हम राजनीति से समझने का प्रयत्न करेंगे यहाँ के लोगों को, तो वो राजनीति से ये समझ के परे इसको लोगों की भावनाओं को समझकर उनकी सेवा करके समझा जाएगा तो वो तो बहुत आसान है। इतने प्यारे लोग हमें तो क्षेत्रों का अनुभव नहीं है, लेकिन मुझे और कहीं नहीं मिले। मैं के क्षेत्र का निवासी नहीं हूँ, अकेला हूँ। मैं जिस परिवार से आता हूँ, जिस गोत्र से आता हूँ, मैं अकेला हूँ क्षेत्र। लेकिन बड़े बड़े महारथी और दिग्गजों का सामना नहीं हुआ, लेकिन गुरु की आम जनता ने जो प्यार और जो स्नेह मुझे दिया है, उसके लिए मैं समय उनका अनुरोध हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ और जिंदगी भर उनका ऋणी रहूंगा। विकास की बातें बहुत सारी हो सकती हैं और विकास कभी पूरा नहीं होता है, न कभी पूरा होना चाहिए। विकास के आयाम बढ़ते ही जाते हैं। पहले कहीं रोडें नहीं थी, कोई हमारे अध्यक्ष महोदय ने सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष गरीबा है, उन्होंने यही कहा था कि मैं सबसे पहले इस गुरु भाग का हूँ, इसके बाद मैं विधानसभा अध्यक्ष हूँ। ये सच जिस दिन उन्होंने बोला था और भी सच बोला था, जिसको बोलेंगे तो आप लोग कहेंगे और तो मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन हमारे सांसद जी ने कुछ सच बोला। जब वो कड़वा सच बोलते हैं पूरे देश में चर्चा होती है, इसलिए कि वो सही बोल देते हैं। उनका एक मैं उदाहरण बताता हूँ। रीवा में कुछ लोगों के मकान हटने थे, सांसद महोदय गए, उन लोगों ने कहा कि भैया मेरा मकान गिर रहा, गलत गिर रहा है। उन्होंने कहा कमिश्नर को, यदि इन लोगों का मकान गिरा तो मैं खन के गाड़ दूंगा। अब खन के गाड़ दूंगा कहावत कही थी, इन्होंने पूरे देश में चर्चा हो गई। किसान को एक सांसद है, अधिकारियों को बहुत। देव तालाब के शिव मंदिर में जीन्स पहनकर नहीं जा सकेंगे श्रद्धालु, मंदिर के अंदर धोती पहनकर जाना होगा अनिवार्य। रीवा जिले के देव तालाब स्थित शिव मंदिर में अब लोग जीन्स व मॉडर्न आउटफिट पहनकर नहीं जा सकेंगे। मंदिर में प्रवेश के लिए अब ड्रेस कोड लागू हो गया है। ड्रेस कोड को लेकर मंदिर परिषद ने बैठक ली। इस बैठक में फैसला लिया गया कि देव तालाब शिव मंदिर के अंदर प्रवेश करने वाले पुरुषों को धोती और महिलाओं को साड़ी पहननी होगी। उसके बाद ही वे भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर सकेंगे। मंदिर परिषद की बैठक में विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि आधुनिक परिधान पहनकर आने वाले लोग मंदिर के बाहर से ही भगवान के दर्शन कर सकेंगे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए विधानसभा अध्यक्ष और मंदिर परिषद के सदस्य गिरीश गौतम ने कहा कि धार्मिक आस्था को देखते हुए इस तरह का निर्णय लिया गया है। इसमें आधुनिक परिधान पहनकर आने वाले लोग मंदिर के बाहर से ही भगवान के दर्शन कर सकेंगे। कर दिया है जिससे रुकने वालों की धर्मशाला है एक व्यवस्था बन सके, उनके रास्ते खोल दिए जाए। एक तो ये निर्णय हो। दूसरा यह हो कि लक्ष्मण झाड़ीदास जी का एक मंदिर है, मंदिर का बड़ा कैंपस है और उस कैंपस में अतिक्रमण बहुत ज़्यादा हो गया। हाल अभी प्रशासन ने अतिक्रमण को खाली करा लिया है, सब कुछ कर दिया है। तो ये हुआ कि उसी में जो स्पेस ज़्यादा है तो एक बड़ा हॉल बना दिया जाए, उसमें ओपन हॉल है, सेट करा है, कुछ कमरे बन जाए उसमें जिसमें सारी सुविधा युक्त वो हों। तो लोगों को जाने को जो भक्तगण जाते हैं, पूरी तरकारी बनाते हैं या प्रसाद बनाते हैं, उनके जगह बैठने का रहने का वहाँ मिल जाए। एक तो ये निर्णय हुआ। तीसरा निर्णय उसमें ये हुआ है कि मंदिर के भीतर अभी होता ये था कि जिसकी जो तबीयत आती थी वो पहनावा पहन के जाता है। ये निर्णय किया प्रबंध समिति ने कि नहीं, अब इसमें ड्रेस कोड लागू हो और मंदिर के गर्भगृह में जो जाते हैं, जो शंकर जी को हाथ से जस्ट स्नान कराते हैं, दही कराते हैं, शहद कराते हैं, दूध कराते हैं, धोते हैं, बेल चढ़ाते हैं, जो भी पूजा पाठ करते हैं उसका ड्रेस होना चाहिए। ड्रेस ये हो कि पुरुषों के लिए परदनी या जेंट्स धोती हो और महिलाओं के लिए उनकी साड़ी हो। इसके अलावा जीन्स नहीं अलाउ करेंगे, बेल्ट नहीं अलाउ करेंगे, ये सब रोकने की आवश्यकता है। तो ये करके निर्णय हुआ है और बाकी और उसको सुंदर बनाना है, सड़कों को ठीक करना है, जो गेट है वो ठीक करना है। और तीसरा ये हुआ कि अभी जब शिवरात्रि होती है तो वो एक हमारे पर्यटन की तरफ से एक कार्यक्रम होता है बड़े बड़े शिव मंदिरों में।
उसको हमने जोड़ने का प्रयास किया कि हमारा देवतलाव भी ले लिया जाए, और जिस तरह से भोज में होता है, जिस तरह से महाकाल में होता है, जिस तरह से ओंकारेश्वर में होता है, उसी तरह से यहाँ भी वो 3 दिवसीय कार्यक्रम होता वो हो, ये मैं प्रयास कर रहा हूँ कि वहाँ जुड़ जाए। बाकी उनके भोग का है तो भोग को जो चढ़ के आता है, फिर भी मैं कह के आया हूँ कि प्रतिदिन 1 लीटर दूध लगता है, तो हमारी तरफ से जब तक मैं यहाँ व्यवस्था में हूँ तो वो लाइए और बढ़िया भगवान का ठीक से भोग तैयार हो, उनकी ठीक से पूजा आरती हो सके। ये निर्णय इसलिए लेना पड़ा कि कई आस्थावान लोग जो जाते हैं अंदर, और जब उनके स्नान करा रहे हैं शंकर जी, किसी से मैं जीन्स वाला, पैंट वाला, बेल्ट वाला आ जाता है, तो उनको ऐसा लगता है कि शायद ये आस्था के साथ ठीक नहीं है, उनकी धार्मिक भावना के साथ ठीक नहीं है, इसलिए उनकी बार बार आपत्ति आती थी। इसीलिए इस आपत्ति को हम सब ने स्वीकार किया और उसका प्रस्ताव पारित किया। वैसे भी जब आप देखते होंगे कि मलिमास का महीना या सावन के महीने में बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है, उस समय गर्भगृह में जाना अभी रोका, पिछले साल रोका बंद, तो रोका तो सब ने सहमत के साथ, उसमें कोई विरोध नहीं हुआ और सब ने मान लिया। इसलिए जैसा बैजनाथ धाम में होता है उसी तरह जल चढ़ाने की व्यवस्था हुई कि पानी यहीं से डालिए, वो सीधे उनकी मूर्ति पर जाएगा, उस व्यवस्था को सब ने स्वीकार किया। और मुझे विश्वास है कि जैसे ही ये लागू होगा, क्योंकि उसका टाइम दिया कि आषाढ़ में शुरू करेंगे अपन इसको, तो जैसे लागू होगा सब जितने श्रद्धालु भक्तजन हैं इसको स्वीकार करेंगे। ये तो उनके पक्ष की धार्मिक, हमारी जो धार्मिक आस्था उसको चोट कहीं न। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। इंडियन ऑयल लाया सीएनजी का धमाका, कीमत भी कम, माइलेज भी ज्यादा। सीएनजी अब आपके शहर रीवा में उपलब्ध। सीएनजी अपनाएं और 1.5 गुना तक की बचत पाएं। जी हां, अब आप अपने पुराने वाहनों में सीएनजी किट लगवा सकते हैं। हमारे संचालित पंप हैं न्यू रीवा आरओ, न्यू बस स्टैंड के पास, गुप्ता ऑटो सर्विस, रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पर, निर्मल ऑटो सर्विस मनगवा, श्री पेट्रोलियम पड़रा, चिरहुलानाथ स्टेशन गुरु रोड रीवा। चुनावों के आते ही कांग्रेस एक बार फिर सक्रिय हो चुकी है और मिशन 2023 के तहत तैयारियां शुरू कर दी है। मिशन 2023 के तहत कांग्रेस एक बार फिर सक्रिय हुई है और कार्यकर्ताओं को तैयारियां शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान आज एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव संजय कपूर ने पार्टी कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को अभी से कमर कस लेनी चाहिए। यह चुनाव मध्य प्रदेश की दिशा और दशा को तय करेगा, क्योंकि भाजपा सरकार का क्रूर चेहरा बेनकाब हो चुका है। भाजपा सरकार ने आम जनता की जिस तरह से दुर्दशा की है, उसका जवाब देने के लिए प्रदेश की जनता तैयार बैठी है। हमें जनता की ताकत बनना होगा। देखिए, संगठन के संबंध में हम अलग अलग विधानसभा के लोगों से, मंडलम के, सेक्टर के, ब्लॉक के और तमाम मोर्चा संगठनों के सभी पदाधिकारियों से हमारी बहुत विस्तृत सुबह से चर्चा चल रही है और संगठन को मजबूत करने के लिए हमने सबको एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ने का आह्वान किया। सबने उस पर सहमति जताई है, क्योंकि 2023 का चुनाव धीरे धीरे करीब आने वाला है और मुझे पूरा विश्वास है इस बार रीवा में 8 विधानसभा सीटें हम सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के पदाधिकारियों के सहयोग से हम 8 की 8 विधानसभा की सीटें जीतेंगे। फिलहाल तो हमने संगठन पे जोर दिया है, क्योंकि चुनाव प्रक्रिया चल रही है, तो मेंबरशिप कितनी करी इस पर भी हम लोगों ने चर्चा करी हमने, और आगे प्रोसेस चल रहा है चुनाव का, उसको पूरा होने के बाद जो नया गठन होकर आएगा उसके हिसाब से भी हम चुनाव में और मजबूती से बात पार्टी नहीं बिल्कुल का हमारी कांग्रेस यहाँ बराबर हर इश्यूज़ को उठाने का काम कर रही है और सभी जगह जो जनता के मुद्दे हैं, असली मुद्दे महंगाई का, बेरोज़गारी का, भ्रष्टाचार का, ज़बरदस्त मुद्दे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इनसे जनता को गुमराह करके भटकाने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा गरीब के साथ, जिसके साथ अत्याचार हो रहा है, जिसका अन्याय हो रहा है, उसके साथ हमेशा खड़ी रही है और महंगाई के खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ती रही है। क्योंकि आज चाहे डीजल को देख लें या पेट्रोल देख लें, चाहे खाने के तेल देख लें, क्या उन्होंने वहाँ कोई समस्याओं की बात नहीं थी। पार्टी स्तर पर आने वाले चुनाव को लेकर के सकारात्मक चर्चा पूरे जिले को लेकर के हुई है और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से हमारे जिले की राजनीतिक परिस्थितियां हैं उस परिस्थितियों में हम लोग भारतीय जनता पार्टी से पिछली बार का रिजल्ट बड़ा मैंने खराब पाए थे, उन सब मुद्दों पर चर्चा हुई और आने वाला जो 2023 संगठन को लेकर चुनाव है और खासकर संगठन का भी
इन सब मुद्दों को लेकर के हम लोग संगठन को मजबूती प्लस आने वाले 2023 के चुनाव को लेकर के और उस पर मजबूती से 2023 को हम लोग उस सब मुद्दों पर उनसे चर्चा करेंगे। बघेली फिल्म प्रीत के बंधन की टीम ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी बात रखी सामने। विगत 6 मई को बघेली फिल्म प्रीत के बंधन का प्रीमियर शो रीवा के समदड़िया मॉल में किया गया। इसके अलावा यह फिल्म सतना में भी प्रदर्शित हुई। फिल्म को देखने रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल सहित कई अन्य कलाकार और आमजन फिल्म देखने पहुंचे और पहली बार बड़े पर्दे पर स्थानीय कलाकारों को देखकर दर्शकों में काफी उत्साह नजर आया। बघेली मूवी बनाने का मुख्य उद्देश्य ये था कि मैं एक्चुअली में हिंदी फिल्म का एक्टर हूँ। तो मैं जब वहाँ गया था तो वहाँ देखता था कि मराठी और भोजपुरी फिल्म हर जगह चलती है, मतलब महाराष्ट्र में या मुंबई। तो वहाँ पे देखा कि मराठी फिल्मों को जो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, भोजपुरी फिल्म हर थिएटर में लगती है। मतलब कोई हिंदी फिल्म लगेगी लेकिन 2 शो भोजपुरी का ज़रूर होगा। और वहाँ जो यूपी बिहार के लोग हैं तो भोजपुरी फिल्म ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, बघेली फिल्म भी ये लेवल में आना चाहिए और बघेली को भी लोग मतलब राष्ट्रीय लेवल में देखें। बस स्टैंड के व्यापारियों ने विधानसभा अध्यक्ष को बस स्टैंड फिर से शुरू कराने का सौंपा ज्ञापन। आज बस स्टैंड के व्यापारी विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम से मिले और अपनी समस्याओं से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि बस स्टैंड मात्र 10 दिन के लिए बंद कराने के लिए कहा गया था, लेकिन अब 3 महीने पूरे हो चुके हैं। बस स्टैंड अभी भी रेलवे तिराहे के पास से संचालित हो रहा है, जिससे सवारियों और व्यापारियों को तो दिक्कत होती ही है। और क्या कहा व्यापारियों ने, सुनिए। हम लोग बस स्टैंड के व्यापारी हैं, इसलिए मिलने आए थे कि बस स्टैंड जो है स्थायी रूप से 1 हफ्ते के लिए रेलवे तिराहे में शिफ्ट किया गया था। रोड का काम चल रहा था इसलिए, लेकिन आज चूंकि 2 महीने हो रहा है, पूरा व्यापारी जो है गोल पार्क, बस स्टैंड, बैंकर रोड, बांस घाट, जयस्तंभ का हजारों व्यापारी परेशान है रोजी रोटी के लिए। और शासन प्रशासन की जो है कान में जू नहीं रेंग रही है। इसलिए हम लोग आज विधानसभा अध्यक्ष जी से अपना निवेदन करने आए थे और उन्होंने कलेक्टर साहब से बात किया है कि स्टैंड को जो है जल्द से जल्द भेजा जाए। अगर स्टैंड यहाँ नहीं आता तो हम लोग जो है धरने में बैठने को लिए तैयार हैं, हजारों व्यापारी। इसके पहले आप अमैया गए थे अभी जी, तो विधायक जी जो है तो टाइम दिए थे कल हम लोग को दफे जगह, लेकिन हम लोग दफे गए हैं तो उससे पहले कहीं निकल गए हैं। वो क्या आश्वासन मिला? आश्वासन मिला है कि जो है तो बस स्टैंड जल्दी से जल्दी यहाँ पर आएगा, वापस आएगा, बसों का संचालन शुरू। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। लोहा चोरी करने गए आरोपियों ने गार्ड को जमकर पीटा। नौबस्ता चौकी क्षेत्र का मामला। जिले के नौबस्ता पुलिस चौकी क्षेत्र में सीआईएसएफ के आरक्षक को बुरी तरह पीटा गया। आरक्षक के एक साथी एवं 2 सिक्योरिटी गार्ड ने अंधेरे में छुपकर अपनी जान बचाई। ऐसा बताया जा रहा है कि आधा दर्जन आरोपी लोहा चोरी करने पहुंचे थे, जिन्हें सीआईएसएफ के आरक्षक एवं सिक्योरिटी गार्ड ने रोकने का प्रयास किया तो लाठी डंडों से लैस आरोपी उन पर टूट पड़े। यह वारदात रात 2 बजे की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार नौबस्ता चौकी क्षेत्र में बैजनाथ गांव स्थित सीमेंट प्लांट के कैंप में आरोपी लोहा चोरी करने गए थे। सुरक्षा व्यवस्था में लगे औद्योगिक सुरक्षा बल एवं सिक्योरिटी गार्ड ने रोकने का प्रयास किया तो हमला कर दिया गया, जिसमें अखिलेश कुमार यादव घायल हो गए हैं। बहुत सारे लोग पकड़े गए थे, उसमें कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई, वाहनों को जब्त किया गया। इसी घटनाक्रम में एक अलग से कुछ गार्ड थे कंपनी के अल्ट्राटेक के, वो कहीं भ्रमण में रहे। उसमें 5-6 बदमाश टाइप के लड़के थे जिन्होंने उनके साथ मारपीट की थी।
मारपीट के बाद और उसका प्राथमिक उपचार कराने के बाद उसकी तरफ से प्राथमिकी दर्ज कर दी गई। FIR दर्ज थी पहले अज्ञात लोगों के विरुद्ध। पुलिस ने अभी तत्परता दिखाते हुए उसमें चिन्हित कर लिया आरोपियों को। आरोपियों की पतासाजी चल रही है और उनकी गिरफ्तार शीघ्र कर लिया जाएगा। हो सकता है कि इसमें तथ्य है, लेकिन अभी पुलिस की जो प्राथमिक जांच है वो चल रही है। उसमें अभी प्राथमिक जांच में गार्ड के साथ मारपीट का कारण कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है और हो सकता है भ्रमण के दौरान जब पुलिस ने ये कार्रवाई की उसका छिड़के कारण हो सकता है या अन्य कोई कारण हो सकता है। पुलिस इस संबंध में जांच कर रही है। जनजातीय संग्रहालय संस्कृति विभाग भोपाल एवं जिला प्रशासन रीवा के सहयोग से 6 और 7 मई को सरस्वती विद्यालय निराल नगर के मुक्ताकाश मंच पर हुआ नाटकों का मंचन। भक्तमती शबरी का लेखन रीवा के वरिष्ठ साहित्यकार श्री योगेश त्रिपाठी ने किया था और संगीत मिलिंद त्रिवेदी का था। वनवास के दौरान भगवान राम के सहयोगी के रूप में वनवासियों और भीलों के द्वारा किया गया सहयोग, सीताहरण, जटायु और रावण के युद्ध और माता शबरी से भगवान श्री राम की भेंट और सीता की खोज में माता शबरी के द्वारा दी गई सहायता को निर्देशक विनोद कुमार मिश्रा ने 1 घंटे 40 मिनट की अवधि में दर्शकों को ये लीला दिखाने का प्रयास किया। वहीं दूसरे दिन 7 मई को सीधी से आए कलाकारों ने निषाद राज गुहा का मंचन भारती शर्मा सोनी के निर्देशन में किया। इस प्रस्तुति को भी दर्शकों ने खूब सराहा। आइए देखते हैं इन्हीं के कुछ अंश। उतार दीजिएगा गंगा सागर का केवट मैं और संसार सागर के केवट आप। देखो ये सब छोड़ो, तुम्हें उतराई लेनी ही होगी। तुम मेरे ऊपर यह बोझ क्यों डाल रहे हो? बल्कि स्वयं के अनुशासन में हो। अगर राजा के जीवन में, वाणी में, चरित्र में नीति के विरुद्ध आचरण हो तो आप लोगों को भय छोड़ करके राजा को रोकना। आज के अंक में बस इतना ही। समाचारों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।